हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी हर साल अपना कैलेंडर जारी करता है। तो एसएससी के कैलेंडर के हिसाब से एसएससी सीपीओ की वैकेंसी, जिसको सीएपीएफ की वैकेंसी बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की वैकेंसी बोलते हैं, वो आने वाली है जल्द ही। ठीक है, तो उस वैकेंसी में क्या क्या होता है, किस प्रकार सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, एक एक चीज़ मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो एसएससी सीपीओ को फॉर्म भरने वाले हैं, जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं, बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं कि इसकी वैकेंसी कब आएगी, तो उनका लगभग समय, मतलब जो इंतजार है खत्म होने वाला है। तो आप समझ लीजिए, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में भी जो लोग तैयारी करेंगे एसएससी सीपीओ की, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझ लीजिए एसएससी सीपीओ की वैकेंसी में क्या क्या किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, एसएससी सीपीओ की वैकेंसी, जो एसएससी सीपीओ की वैकेंसी है वो सीएपीएफ के थ्रू होती है, मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की इसमें भर्तियां होती हैं। ठीक है, जिस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में आता है बीएसएफ, सीएपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स। एआर का मतलब है असम राइफल्स। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जो कि आपके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे कैलेंडर के हिसाब से, एसएससी के कैलेंडर के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो आपके जो एप्लीकेशन है वो 20 जुलाई से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। अब एसएससी कैलेंडर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है 2-4 दिन, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। हो सकता है 25 से स्टार्ट करे, हो सकता है वो 27 से स्टार्ट करे, लेकिन हाँ, मतलब 20 उसने दिया था, 20 जुलाई दिया था, तो मैं 20 मैंने लिखा है। ठीक है, तो 20 जुलाई से आपके, मतलब एसएससी के कैलेंडर के हिसाब से 20 जुलाई से आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे और 13 अगस्त 2023 तक आपके रजिस्ट्रेशन चलेंगे। ठीक है, और क्या कहते हैं, उसके लिए कितनी पोस्टें इस बार आनी है, लगभग 4000 प्लस पोस्टें इस बार आनी है, ऐसा अंदाजा है। क्योंकि पिछली बार जो है 3900 कुछ पोस्टें आई थी, 3900 प्लस पोस्टें पिछली साल आई थी 2022 में। तो इस साल क्या कहते हैं 4000 पोस्टों के लिए लगभग कहा जा रहा था, 4000 पोस्टों के से प्लस पोस्टें आएंगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए मैंने 4000 प्लस लिखा है, ज़्यादा ही आएंगी, 4000 से उससे कम नहीं आने वाली हैं। ठीक है, तो 4000 पोस्टों पर आएगी। और ये जो पोस्टें हैं ये एआई, मतलब ऑल इंडिया पोस्ट है, मतलब आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, चाहे आप केंद्र शासित प्रदेश से बिलोंग करते हो, चाहे आप इंडिया किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी। देखिए, एसएससी ज़्यादा पैसे वैसे भी नहीं लेता है। एसएससी वही जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की 100 रुपये रहेगी, बाकी सबके लिए फ्री रहेगा। फीमेल के लिए, एससी कैंडिडेट के लिए, एसटी कैंडिडेट के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए, सबके लिए फॉर्म फ्री रहेगा, फ्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्या कहते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होता है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले आपका पेपर 1 होगा। पेपर 1 के बाद जो लोग पेपर 1 क्लियर करेंगे, जो लोग पेपर 1 पास करेंगे, उनका सबसे पहले पीएसटी होगा, मतलब क्या कहते हैं पीएसटी होगा और पीईटी होगा। ठीक है, फिजिकल एजिबिलिटी टेस्ट होगा। इसके बाद पेपर 1 को पास करने के बाद वो लोग जो पीईटी पास कर लेंगे, पीएसटी और पीईटी पास कर लेंगे, ठीक है, तो उनके कहते हैं फिजिकल पास करने के बाद आपका पेपर 2 होगा। जो लोग पेपर 2 पास कर लेंगे, इसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल होगा, मतलब डीएमई और आरएमई होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का मतलब टेस्ट होगा, वो लोग पास कर लेंगे। इसके बाद उसके आधार पर ही फाइनल मेरिट बनेगी आपकी। तो ये होता है सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात कर लेते हैं कि हाइट और चेस्ट की बात कर लेते हैं। हाइट और चेस्ट क्या क्या रहनी चाहिए। ठीक है, तो मैं 1 सेकंड रुकिएगा। तो हाइट और चेस्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आपके क्या कहते हैं फिजिकल के लिए, जो हाइट के लिए, जो आपकी हाइट है जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और एससी के लिए, वो आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। स्क्रीन पर आपके आ रहा होगा। ठीक है, और फीमेल के लिए, जो इन्हीं कैटेगरी में फीमेल हैं, उनके लिए जो हाइट है वो कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दूसरे में एसटी आ जाते हैं। एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं, उनके लिए कम से कम जो हाइट है वह 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए कम से कम 154 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अदर जो आ जाते हैं, अदर मतलब अदर से वो लोग आते हैं जो ईस्टर्न स्टेट के होते हैं, मतलब असम वगैरह के हो गए, मतलब उधर, मतलब असम जिनकी हाइट थोड़ी कम होती है। ठीक है, असम के हो गए, अरुणाचल प्रदेश के हो गए, यहाँ के लोगों की हाइट थोड़ी सी कम होती है, उनके लिए ये क्राइटेरिया है 165 सेंटीमीटर का मेल के लिए और जो 155 सेंटीमीटर का फीमेल के लिए। तो ये हो गया आपका हाइट का प्रोसेस। अब चेस्ट की बात कर लेते हैं। नीचे चेस्ट का भी दिया गया है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, देख लीजिए। जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनके लिए चेस्ट जो है वो 80 से 85 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का
फुलाव कम से कम होना चाहिए। मतलब अगर आप अपने सांस भर के फुलाते हैं सीने को तो कम से कम 5 सेंटीमीटर वो फूलना चाहिए। तो ये होता है आपका, ये क्राइटेरिया है मेल कैंडिडेट के लिए 80 से 50 सेंटीमीटर का चेस्ट के लिए। फीमेल के लिए इसका कोई टेस्ट नहीं होता है। एसटी कैंडिडेट के, एसटी जो कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो चेस्ट चाहिए वो 70 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर से लेके 82 सेंटीमीटर मतलब 82 सेंटीमीटर तक चाहिए। ठीक, उनके लिए भी फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब सांस भर के वो मतलब सीना फुलाते हैं तो कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। अदर कैंडिडेट, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट मैंने आपको जैसे बताया, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, जहाँ के लोगों की हाइट थोड़ी कम होती है, उनके लिए मतलब यही चाहिए कि मतलब उनके लिए 80 से 85 चाहिए। मतलब जो जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए वही उनके लिए भी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव उनके लिए भी चाहिए। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, सारा क्राइटेरिया हो गया हाइट और चेस्ट का। इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा फिजिकल किस प्रकार से होता है, क्वालिफाइंग नेचर का फिजिकल होता है, किस प्रकार से होता है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर आ होगा, और जो रनिंग होती है मेल कैंडिडेट के लिए वो 1.6 किलोमीटर की होती है, मतलब 1600 मीटर की होती है। उसके लिए आपको समय दिया जाता है 5.5 मिनट का। 5.5 मिनट में आपको 1600 मीटर करीब रनिंग करनी पड़ती है। और वो जो वही फीमेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग होती है वो 800 मीटर की होती है। 4 मिनट में वो 800 मीटर उनकी रनिंग कंप्लीट होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दूसरी एक और रनिंग होती है, वो सिर्फ 100 मीटर की होती है। मेल कैंडिडेट को उसके लिए सिर्फ 16 सेकंड दिए जाते हैं। 16 सेकंड में उनको 100 मीटर कंप्लीट करना है। और वही फीमेल को दिए जाते हैं 100 मीटर 18 सेकंड में कंप्लीट करना है। फीमेल कैंडिडेट को 4 सेकंड क्या कहते हैं 2 सेकंड ज़्यादा दिए जाते हैं, उनको 100 मीटर जो है 18 सेकंड में कंप्लीट करना है। इसके बाद लॉन्ग जंप होती है। लॉन्ग जंप में 3.65 मीटर होता है। मतलब आपको लॉन्ग जंप करनी है, उसका अगर जो मतलब एक बार में नहीं हो पाती, 2 बार में, तो 3 चांस लिए दिए जाते हैं। आपको 3.65 मीटर की लॉन्ग जंप आपको करनी है 3 चांस में। 3 चांस में एक भी बार हो जाएगी तो आप पास माने जाएंगे। ठीक है ना। एक भी बार नहीं होगी तो आपको चौथा चांस नहीं मिलेगा। तो 3 चांस आपको मिलते हैं। एक मतलब उसमें 3 चांस में एक कम से कम एक बार आपको 3.65 मीटर की लॉन्ग जंप आपको करनी ही करनी है। वहीं फीमेल की अगर बात कर लें तो उनको भी 3 चांस मिलते हैं, लेकिन उनको सिर्फ 2.7 मीटर की लॉन्ग जंप करनी है। आपको 3 चांस मिलेंगे, 3 में से एक भी बार आपको कम से कम एक बार आपको 2.7 मीटर की आपको लॉन्ग जंप करनी है। ठीक है। वहीं पर आपके बात कर लेते हैं हाई जंप की। हाई जंप में मेल के लिए जो होता है वो 1.2 मीटर होता है। जो हाई जंप होते हैं, ऊंची कूद जिसको बोलते हैं, वो 1.2 मीटर होता है। उसके लिए भी आपको 3 चांस मिलते हैं। मतलब 3 चांस में आपको 1.2 मीटर जो है वो हाई जंप करनी ही करनी है मेल कैंडिडेट के लिए। कम से कम एक बार आपको करनी है 3 चांस में। ठीक है। वहीं फीमेल के लिए 0.9 मीटर मतलब 1 मीटर से भी कम आपको मिलता है करने, मतलब हाई जंप करने के लिए। उसके लिए भी आपको 3 चांस मिलते हैं। कम से कम 3 चांस में से एक बार आपको 0.9 मीटर आपको हाई जंप करनी ही करनी है। वहीं इसके बाद मैं बात कर लेते हैं शॉर्ट पुट की। शॉर्ट पुट मतलब एक लोहे की बॉल जैसी होती है, लगभग उसका लोहे की बॉल जैसी होती है शॉर्ट पुट में। उसको मतलब 4.5 मीटर मतलब 4.5 मीटर कम से कम उसको भेजना मतलब फेंकना होता है। मतलब 4.5 मीटर दूर उसको फेंकना होता है। उसके लिए भी कम से कम आपको 3 चांस मिलते हैं। मेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ज़्यादा दूर नहीं फेंकना है, मतलब आपको 4.5 मीटर ही दूर फेंकना है उसको। थोड़ी भारी बॉल होती है लोहे की, उसको फेंकना होता है। जो लोग फिजिकल की तैयारी करते होंगे, SSC CPO के बारे में जानकारी रखते होंगे, उनको इस बात को पता होगा। ठीक है। तो उनके लिए 3 चांस मिलेंगे। 3 में से कम एक बार आपको उसके लिए फेंकना है। ये फीमेल को इसका ये शॉर्ट पुट फीमेल के लिए नहीं होता है। ठीक है। तो मेल के लिए होता है। तो ये सारा क्राइटेरिया था आपका फिजिकल टेस्ट का, कि मतलब आपका फिजिकल का टेस्ट किस प्रकार से होता है SSC CPO में। अब बात कर लेते हैं आगे। अब आप आगे बात करते हैं। देखिए आपको चाहिए क्या क्या होता है इस फॉर्म को भरने के लिए। अब इसके बाद चलो एज की बात कर लेते हैं। एज क्राइटेरिया मैंने लिखा है, शायद बताया नहीं है। एज आपकी जो है 20 से 25 साल तक होनी चाहिए। 20 से 25 ईयर आपके बीच में आप होने चाहिए। और जो आपकी एज काउंट होगी वो 1/1/2023 से काउंट होगी। मतलब 1 जनवरी को आप 20 के ऊपर होने चाहिए और 25 के नीचे होने चाहिए। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। इंक थोड़ी इसमें कम हो गई है। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल और EWS की। ठीक है। जनरल EWS की बात कर रहा हूँ। 20 से ऊपर होनी चाहिए आपकी, 25 से कम होनी चाहिए। ये 1 जनवरी 2023 के बाद आपकी 20 के ऊपर होनी चाहिए और 25 से नीचे होनी चाहिए। कभी कभी एज क्राइटेरिया जो है वो 1 अगस्त से मांग लेता है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। अभी जब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे तब आप खुद ही आप समझ जाएंगे, खुद ही आप देख लेंगे। लेकिन वैसे ज़्यादातर पिछले साल जो मांगा गया था वो 1/1 से मांगा गया था, इसलिए मैंने 1/1 लिखा है।
ठीक है, तो इससे काउंट होगा। बाकी ओबीसी जो होते हैं, बाकी ये एज जो है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है। जो ओबीसी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 3 साल की छूट होती है, मतलब वो 20 से लेकर 28 तक इसमें एप्लीकेबल हैं, उस 28 तक उनकी उम्र है तो वो फॉर्म को डाल सकते हैं। वही SC/ST के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 20 से 30 साल तक होती है, उनको 5 साल का रजिस्ट्रेशन मिलता है, एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो 30 साल तक इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, एज आपकी 1/1/2023 से ही काउंट होगी, ऐसा मतलब पिछले साल हुआ था और इस साल भी होने की पूर्ण संभावना है। 1 अगस्त से काउंट नहीं कराएगा SSC, 1 जनवरी से ही काउंट कराएगा SSC CPO में। वहीं आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, क्वालिफिकेशन में आपको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए होता है, आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किया हो, चाहे आपने BA किया हो, BSc किया हो, BTech किया हो, BCom किया हो, BBA किया हो, ठीक है, आपने कुछ भी किया हो, ठीक है, आपको कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आपका हो, ठीक है, चाहे प्राइवेट हो चाहे रेगुलर हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट वाले भी डाल सकते हैं, रेगुलर वाले भी फॉर्म को डाल सकते हैं, जो इन्होंने ग्रेजुएशन प्राइवेट किया है या रेगुलर किया, कैसे भी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, मेन बात कर लेते हैं रिटर्न एग्जाम की। रिटर्न एग्जाम किस प्रकार से होता है, देखिए आपके 2 पेपर होते हैं इसमें रिटर्न के, जैसा कि मैंने आपको बताया पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। तो पेपर 1 के में क्या क्या आता है, जनरल इंटेलिजेंस के 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, जनरल नॉलेज मतलब जनरल इंटेलिजेंस का मतलब होता है रीजनिंग, ठीक है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस मतलब GS के जो क्वेश्चन होते हैं वो 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, मैथ के जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। 200 नंबर का आपका पेपर होगा, ये 200 नंबर का आपका पेपर होगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 200 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है, और 200 मार्क्स का होएगा, और माइनस मार्किंग होगी 1/4 की, मतलब 0.25 की ये बोल सकते हैं, या 1/4 बोल सकते हैं, 1/4 की आपकी माइनस मार्किंग होगी, ठीक है। तो ज़्यादा मतलब ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ऐसे मतलब एक तरीके से क्वालिफाइंग होता है, जो ये क्वालिफाई करेंगे वही उन्हीं को फिजिकल देने को मिलेगा, उन्हीं का कहते हैं उन्हीं को पेपर 2 देने को मिलेगा, सबके लिए कंपलसरी नहीं होता है। तो इस पेपर पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए अगर आपको इस स्टेज में मतलब इस भर्ती के स्टेज में आगे बढ़ना है तो, ठीक है। तो इस पेपर में बिल्कुल SSC जिस प्रकार से SSC के सारे एग्जाम इसी प्रकार से होते हैं, पेपर 1 चाहे SSC CGL हो, चाहे SSC CHSL हो, चाहे SSC MTS हो, ठीक है, तो इसी प्रकार से होते हैं। तो ये CPU का एग्जाम भी जो पेपर 1 है वो यही लेवल है इसका, 1.25 की 0.25 की माइनस मार्किंग है, मतलब 1/4 की माइनस मार्किंग है, ठीक। अब जो लोग इससे पार कर लेते हैं, इस पेपर को पेपर 1 पार करने के बाद उनका PST और PET होता है, मतलब फिजिकल टेस्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी किस प्रकार से होता है। वो जब पास कर लेते हैं तो उनको पेपर 2 देने को मिलता है। पेपर 2 में क्या क्या आता है, जो पेपर 2 में ज़्यादा कुछ नहीं आता, इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश कंप्रीहेंशन के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 नंबर के, उसके लिए भी आपको 2 घंटे मिलता है, ठीक है। और इसमें भी 200 नंबर का होता है, और इसमें भी जो माइनस मार्किंग होती है 0.25 की होती है, यानी 1/4 की माइनस मार्किंग होती है, ठीक है। मैंने यह लिख दिया है, या 1/4 की 0.25 बोल दीजिए, चाहे 1/1/4 बोल दीजिए, तो इसकी माइनस मार्किंग होती है। तो इस प्रकार से ये होता है, और 400 नंबर में टोटल 400 नंबर में आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। 200 मतलब प्री का एग्जाम हो गया, मेंस का एग्जाम 200 का हो गया, तो इन दोनों में ही आप दोनों को मिला के जितने नंबर होंगे, ठीक है, उसमें आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। फाइनल उसके लिए और कहते हैं, एक बात और क्लियर बता दूं मैं आपको, मतलब ये बहुत सी ऐसी भर्तियों में, वैसे बहुत से SSC की सारी मतलब ऐसी भर्तियां होती हैं जिसमें फिर जो मेडिकल होता है वो बाद में होता है, फाइनल मेरिट आने के बाद होता है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। इसमें फाइनल मेरिट आने के पहले ही मेडिकल हो जाएगा, तभी आपकी फाइनल मेरिट जारी की जाएगी। तो आप इस समझ गए होंगे किस प्रकार से इसका सारा सिलेक्शन प्रोसेस है पूरा SSC CPU का। देखिए बहुत समय के बाद भर्ती आती है। एक चीज़ और रह गई है, पे स्केल, सैलरी और पे स्केल के बारे में आपको बता दूं। जो सैलरी होती है वो स्टार्टिंग सैलरी आपकी जो होती है वो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक मतलब नोटिफिकेशन के आधार पर दी गई है। जो आपकी मतलब नॉर्मल सैलरी होती है 35,400 से 1,12,400 तक, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पोस्ट मिली है, आपको BSF मिली है, CRPF मिली है, इसके हिसाब से बाहर जाना होता है, तो उसके हिसाब से अलग अलग अलाउंस उसमें ऐड होते हैं। तो अच्छी पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, बहुत सम्मानित पोस्ट है, अच्छी क्या कहते हैं एक गेस्टेड ऑफिसर की पोस्ट है, ठीक है। तो अच्छी खासी सैलरी भी इसमें होती है, अच्छी खासी एक लाइफ स्टाइल इसमें रहती है। तो ये पूरा प्रोसेस था SSC CPO एग्जाम को लेकर, SSC CPO की भर्ती को लेकर। तो जिन लोग तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी तैयारी, अपनी तैयारी थोड़ी तेज कर दीजिए। जो लोग नहीं कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो अपनी तैयारी अभी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसी महीने में आपके रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, और अगले और हो सकता है कि 3 से 4 महीने के अंदर में आपको इसका रिटर्न एग्जाम देखने को मिल जाए। इसका रिटर्न एग्जाम की मतलब अभी डेट भी आ जाएगी, हो सकता है 3-4 महीने के अंदर रिटर्न एग्जाम इसका पहला जो पेपर 1 है वो हो जाए, ठीक है। तो यही पूरा सिलेक्शन प्रोसेस था SSC CPO एग्जाम को लेकर।
वीडियो अच्छी लगी हो आज की तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो समय पर आपको मिलती रहें।